आज हम कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय के समकालीन विश्व राजनीति खंड से चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक पर्यावरण शब्द का मतलब है तो यह परि प्लस आवरण, अर्थात परि मतलब चारों ओर और आवरण माने घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर जल, थल तथा वायु का जो भी घेरा होता है उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन शब्द का अभिप्राय है कि प्रकृति से प्राप्त ऐसे साधन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे जल, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ आदि। अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। तो दरअसल वर्तमान वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है और इस प्रकार पर्यावरण का ह्रास एक गंभीर समस्या एवं चिंता का विषय बनकर उभरा है। आज दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हो रही है, उसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे खाद्य उत्पादन में कमी होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की लगभग 66.3 करोड़ जनता को आज स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। अब जो प्राकृतिक वन हैं, तो ये प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन आज ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट यानी उनका बसना जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आने का खतरा है। इस प्रकार आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक रूप या राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया है। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन अर्थात अर्थ समिट कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि
इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। इसे ही जीवंत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। अब आइए हम विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा इसकी बात करते हैं। साझी संपदा उन संसाधनों को वास्तव में कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी। ये सभी साझी संपदा के उदाहरण हैं। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और ऐसे क्षेत्र जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, उन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका तथा समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष आदि शामिल किए जा सकते हैं। अब इस वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना वास्तव में एक टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959 और मॉन्ट्रियल न्यायाचार अर्थात प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। अब आइए हम साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां इनकी बात करते हैं। पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में बहुत अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए, जबकि दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है, इसलिए इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी उन्हें ज्यादा उठानी चाहिए। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां का सिद्धांत कहा गया। अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल दरअसल में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई न कोई भूमिका जरूर है।
दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता जाता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। जापान के क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी तथा 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। अब आइए हम लोग साझी संपदा को समझने का प्रयास करते हैं। तो साझी संपदा का दरअसल में अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होता है, उसे साझी संपदा कहा जाता है। राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। दरअसल बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन के सुंदर उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। अब आइए पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष जानने की कोशिश कर लेते हैं। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल कदमी की गई है। ठीक इसी तरह 2003 में बिजली अधिनियम में पुनर्नवा मतलब रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही भारत का यह भी मानना है कि दक्षेस अर्थात सार्क अर्थात SAARC में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाएं ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके या दमदार हो सके। अब आइए हम पर्यावरण आंदोलन के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। भारत में अगर हम पर्यावरण आंदोलन की बात करें तो इस संबंध में 1972 में भारत के उत्तराखंड राज्य में वनों की रक्षा के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन प्रमुख है। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिलाएं उनसे चिपक जाती थीं।
ये जनता का आंदोलन वनों की रक्षा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार भारत में नर्मदा बांध के दुष्परिणामों से बचने के लिए मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में इस बात पर बल दिया गया था कि बड़े बांधों से पर्यावरण को जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए छोटे बांधों को बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इस बांध के कारण विस्थापित जनता के पुनर्वास का मुद्दा भी इस आंदोलन में उठाया गया था। अब आइए संसाधनों की भू राजनीति को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। अब विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की निरंतर कमी होती जा रही है। इसके साथ ही विश्व के हर क्षेत्र में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद भी नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो सकता है। अर्थात इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष अर्थात जल युद्ध हो सकता है। अब आइए अंत में हम मूलवासी और उनके अधिकार के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में मूलवासी अर्थात मूल निवासियों अथवा आदिवासी समुदाय को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। भारत की कुल जनसंख्या में इनकी संख्या लगभग 7.5% है। भारत की प्रमुख जनजातियां अर्थात मूलवासी हैं बोंडो, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, गोंड, कोल, भील, संथाल, मीना, टोंडा आदि। विश्व के अन्य स्थानों की भांति भारत में भी आदिवासी समुदाय तमाम समस्याओं से ग्रस्त है। इनके जीवन स्तर में सुधार तथा इनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ गैर सरकारी संगठन भी मूलवासियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर को समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।